सूर्य ग्रहण अभी लगना है, लेकिन इससे पहले दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसने उथल पुथल मचा दी है। हम आपको ऐसी ही कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और एक एक करके ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए कैसे सूर्य ग्रहण से पहले धरती कांपी। ये सितंबर महीने की ही तस्वीर है। एक और रूस है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया, फिर अंटार्कटिका, मैक्सिको और पापुआ न्यू गिनी। हर तरफ भूकंप से धरती हिली और तबाही मची। 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। 1 सितंबर और 18 सितंबर को दुनिया के सभी देशों ने भूकंप का प्रकोप झेला है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि ग्रहण से पहले ही आखिर दुनिया भर में स्थिति कैसी थी। धरती कांपी, धरती हिली और भूकंप की तबाही दुनिया ने देखी। वो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं, कई सारे देश इसकी चपेट में, इसके प्रभाव में रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने ये देख रहे हैं आप। रूस, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, मैक्सिको, न्यू पापुआ गिनी, सभी जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो देखिए, सवाल यही है कि ग्रहण से पहले ही ये कैसी स्थिति बन रही है। राजकुमार शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि दुनिया में क्या वाकई संकट का कोई दस्तक है। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात करें या धर्म शास्त्र की बात करें, सूर्य सिद्धांत की बात करें या अन्य सिद्धांत ग्रंथों की बात करें, यत्र तत्र सर्वत्र ग्रहण को अशुभ बतलाया जाता है जी। और ग्रहण की जब भी कोई स्थिति बनती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण की बात हो चाहे चंद्र ग्रहण की बात हो, वह हमेशा अशुभ फल देने वाले होते हैं। ग्रहण चाहे उस देश में पड़े या किसी दूसरे देश में पड़े, यद्यपि यह पूरा ब्रह्मांड 12 राशियों के मध्य में आता है और पूरी पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियों से बाहर किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं होता। वह आकाश मंडल से, ग्रह मंडल से गोचर करते हुए ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु को भी प्रभावित करते हैं। और इस वर्ष तो सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ और नवरात्रों के आरंभ में भी ग्रहण का आरंभ हुआ। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा, जो कि पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और प्रत्येक प्राणी सर्वाधिक उनके प्रभाव में आता है, ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह ग्रहण से पीड़ित हैं। राहु या केतु दोनों ग्रहों से जो पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में यह बहुत भयानक स्थिति है और भगवती स्वयं जिसकी रक्षा करे वही इससे बच सकता है। क्योंकि इस बार जो सूर्य ग्रहण है यह कन्या राशि पर, और इससे पहले चंद्र ग्रहण की स्थिति आपने देख ही लिया है कुंभ राशि पर। यह 6 राशियों के अंतर पर पड़ने वाला ग्रहण, और यदि आप ग्रह स्पष्ट की बात करें तो आप देखेंगे राहु का स्पष्ट और सूर्य का स्पष्ट 10 अंश के भी अंदर में आता है। 21 तारीख को जो राहु का स्पष्ट है वह 24 अंश है और सूर्य का स्पष्ट 4 अंश है। तो इस प्रकार से राहु, आपने आरंभ में ही कह दिया कि इसका प्रभाव देखिए धरती पर भी है, चूंकि दोनों ग्रह इससे पीड़ित हैं। आगे हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अब सवाल है कि क्या रूस में भूकंप का कोई सूर्य ग्रहण कनेक्शन भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं और कुछ जानकारियां हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे हाल में सूर्य ग्रहण से पहले कब कैसे भूकंप का कहर दिखाई दिया वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जल्द देखिए, 28 जुलाई रूस को 8.8 तीव्रता का भूकंप आता है। 19 किलोमीटर भूकंप के केंद्र की गहराई रहती है। 13 सितंबर को रूस में ही 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और 39.5 किलोमीटर की गहराई मापी गई। और 18 सितंबर को ही रूस में अगला भूकंप आया। 7.8 तीव्रता का यह भूकंप था। 20 किलोमीटर इसके केंद्र की गहराई थी। 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आता है और 1000 से अधिक लोगों की यहां पर मौत हो जाती है। 28 मार्च को थाईलैंड में 7.2 तीव्रता का भूकंप आता है और यहां पर 2400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। बड़ी बात यह है कि 2025 में अब तक 1200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। नंदिता जी, भूकंप हर तरफ देखने को मिल रहा है। क्या विश्व में वाकई कोई प्राकृतिक आपदा है, खतरा है? हम तो भारत में भी देख रहे हैं, बाढ़ की आपदा से भारत पीड़ित है। जी, और बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा
डिटेल में, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लग रहा है उसी के पश्चात सूर्य ग्रहण है, नॉर्मली आसपास ही आते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण था और पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर 3 महीने पहले 3 महीने बाद तक का रहता है और लगभग 85% विश्व की जनता इस ग्रहण से ग्रसित थी। और उसके बाद जब तक उस ग्रहण की अभी अवधि का उसकी जो एनर्जीज है वो खत्म होती है, आपका सूर्य ग्रहण आ गया और सूर्य ग्रहण ने आके उसको जक्स्टापोज कर दिया। तो आप ये देखेंगे 7 सितंबर जब चंद्र ग्रहण लगा और अभी 21 सितंबर, इसके बीच में जो आपदाएं हैं वो बहुत ज़्यादा किस तरफ गई, उत्तर पूर्व दिशा में बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिजी की तरफ, एंटार्क्टिका की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, उस साइड की बेल्ट में पैसिफिक ओशन बहुत सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और संडे को ही लग रहा है। आप देखिए कि 3 फायर एलिमेंट्स, आपका सूर्य अग्नि तत्व, संडे अग्नि तत्व और उत्तरा फागुनी नक्षत्र, वो भी सूर्य का नक्षत्र। आप ये देखिए 3 कॉम्बिनेशन में, मतलब फॉरेस्ट फायर जो बोलते हैं, आगजनी होना, बम विस्फोट होना या किसी भी तरह का एक उत्पात होना, एक मानसिक उद्वेग के साथ जनताओं का निकलना और वॉल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि अग्नि निकलना, ये इस समय जो फायर जोन, फायर बॉल बेल्ट बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव रहने वाली है। बहुत सचेत उस एरिया में डाउन साउथ रहना है, न्यू साउथ वेल्स एरिया, न्यूजीलैंड एरिया। तो आप कह रहे हैं कि नई आपदाओं की आहट भी हो सकती है। इसमें आपने ज्वालामुखी की बात की, कनेक्टेड रहते हैं जी। इसमें आपने अग्निकांड की भी बात की, लेकिन देखिए बाढ़ की भी स्थिति दुनिया में अलग अलग जगहों पर अजीब सी है इस वक्त, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण का असर क्या होगा ये तो हम बात कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सूर्य ग्रहण से पहले ही सैलाब का सितम दुनिया के कई देशों को झेलना पड़ रहा है। कई देश इससे प्रभावित हैं इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें हैं आपके सामने, सूर्य ग्रहण जो है उससे कैसे भारत में, इसके अलावा भारत के बगल में पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका और चीन में भी बाढ़ ने त्राहिमाम मचा दिया है। हाल फिलहाल में भारत के जो उत्तर के राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति रही यह हमने देखा। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला, चीन में भी यही स्थिति रही। ये सारी चीजें आपने देखी हैं, किस तरीके से प्राकृतिक आपदा पहले ही दस्तक दे रही है। इसमें भारत भी शामिल है, भारत के पड़ोसी देश भी शामिल हैं और सुदूर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां भी प्राकृतिक आपदा इस वक्त चल रही है। अरविंद शुक्ला जी, अब सवाल आपसे मेरा यही होगा कि क्या ये संकट की घड़ी इस ग्रहण के बाद खत्म होगी या ये प्रभाव अभी आने वाले समय में हमें और देखना है? देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव रहता है 15 दिन तक विशेष प्रभाव रहता है और वैसे तो प्रभाव इसका लगभग जो है 1 मंथ तक रहेगा ही रहेगा। जैसे कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है और कन्या राशि पे पड़ रहा है, तो इस वर्ष की जो स्थिति है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है और सूर्य, जैसा कि हमारे सभी विद्वानों ने बताया कि सूर्य अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है, तो वाकई में अग्निकारक प्रधान तत्व ग्रह है। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको जगत पिता कहते हैं, जगत का प्राणदाता है। जड़ और चेतन को प्राण देने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो सूर्य है और इसीलिए उसको आदिदेव कहा गया है। उसके साथ साथ सूर्य के विषय में कहते हैं कि सूर्यो अजायता सूत्रोद्वायुश्च प्राणश्च, जो प्राण का दाता है वही सूर्य है और इसके ऊपर ग्रहण पड़ रहा है जो कि यह विशेष अग्निकारक ग्रह है। तो ये तो आपदा तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ कोई विशेष राजनेता जो है आवेश और जोश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है कि वह भी एक विशेष आपदा का रूप जो है धारण कर लेगी। एक बात तो ये। दूसरा क्या है कि सूर्य से प्रभावित जब जो है व्यक्ति होगा, कहने का तात्पर्य कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि अपनी चंद्र किरणों से समूचे ब्रह्मांड को, अंधकार को नष्ट कर देता है। जब वह उदित होता है तो समूचे ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट होता है। यदि वही ग्रह थोड़े समय के लिए पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से उसका जड़ चेतन पे प्रभाव बहुत अत्यधिक पड़ना है। एक बात और कहूँ कि कहें कि सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं है, वाकई में यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा पिता है और वो पिता हमारे यहाँ नोएडा में रह रहे हैं और संजोग बस उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ। एक जो संकेत दिए हैं शुक्ला जी ने कि मैन मेड डिस्ट्रक्शन, वो भी हो सकता है, इसको आप कैसे देखती हैं? हम प्राकृतिक आपदाओं की तो बात कर रहे हैं, मानव निर्मित आपदाओं का भी क्या संकट है? देखिए,
सबसे पहले ग्रहण की अगर हम बात करें तो ग्रहण से एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिलती है कि जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाए तो ग्रहण लग जाता है। वो भले सूर्य को ग्रहण हो, चंद्रमा का ग्रहण हो या रिश्तों का ग्रहण हो। अगर हम ग्रहण की बात करें तो श्राद्ध में जैसे ही श्राद्ध शुरू हुए थे तो पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा और चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल था, तो इसलिए इनफैक्ट 85% पे वर्ल्ड में इसका असर जो है वो नज़र आ रहा था। अब सूर्य ग्रहण आया है, मैं बिल्कुल जो है वो शुक्ला जी की बात से अग्री करती हूँ। सूर्य को बांटा नहीं है, सूर्य आपके लिए मेरे लिए किसी कंट्री के से नहीं बटे हुए, इसलिए इनका असर जो है वो सब पर ज़रूर होगा। चंद्रमा की हम बात करते हैं तो चंद्रमा जनमानस को रूल करते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, सत्ता को, सरकार को रूल करते हैं। इसीलिए जो इस वक्त बड़े डिसीजंस जो बड़े लेवल पर लोग प्लेस्ड हैं, जब वो उनके डिसीजंस गलत होने के भी चांसेस हैं या ये कहीं उनके लिए टेंशन वाला पीरियड है, कोई ऐसे सख्त निर्णय उन्हें लेने पड़ सकते हैं जिसका असर जनमानस पर भी पड़ेगा। ये प्राकृतिक आपदाएं ग्रहण जब भी आते हैं और जितने पास आकर करेंगे, जैसे 15 दिन या उससे कम दिनों में जितना ये टाइम पीरियड कम होगा उतने बड़े इफेक्ट्स से नजर आते हैं। हम नंबर 9, ये साल जो है वो मंगल का साल है, मंगल भूमि के कारक हैं और ग्रहण का असर अगर हम देखें तो भले वो जल की से जुड़ी त्रासदी है, भले वो अर्थक्वेक्स हैं, वो धरती पर ही तो हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हमने प्राकृतिक आपदाओं की भी बात की, हमने ये भी देखा कि जो दुनिया के बड़े नेतृत्व उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब सीधे हम आते हैं कि राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। शास्त्री जी, सबसे पहले आप ही से हम शुरुआत करेंगे। 6 राशियों के बारे में जल्दी से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेष राशि, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष राशि वालों को आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्रहण में? देखिए, जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो क्रमात् पाटल इस प्रकार से एक जातक पारिजात में श्लोक है, मेषादि सर्व राशि नाम वास देशो प्रधानता, और उसमें संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 12 राशियों का निवास स्थान बतलाया है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जो ज्योतिर्विद हैं प्रायः वो कह रहे हैं कि भारत में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा गणित है, क्योंकि कन्या राशि पर पड़ने वाला जो ग्रहण है यह केरल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए यदि आप केरल से एक सूत्र लगा करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाते हैं तो उसके लपेट में केरल क्षेत्र हमारे भारत का आता है। और ऐसी स्थिति में जब जो जैसे कोई लोहे की राड है और उसको लोहार उसको अपनी उसमें गर्म करता है, तो एक कोने को गर्म करता है, दूसरा कोना अपने आप गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से केरल क्षेत्र भी भारत का ग्रहण से प्रभावित होगा, सूर्य ग्रहण से। अब मेष राशि की जहां हम बात करते हैं, मेष राशि के लिए किसी प्रकार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह रिपु और कर्ज का भाव है। ऐसी स्थिति में यदि आपके एक सलाह कोई जल्दी से मेष राशि वालों को, कारण शत्रु हैं वह आपके शत्रु समाप्त होंगे, और किसी प्रकार यदि आपके ऊपर पुराने कर्ज चल रहे हैं, यदि आपने लोन लिया हुआ है, वह भी आपका समाप्त हो जाएगा, अर्थात मेष राशि के लिए लाभकारी रहेगा। ठीक है राजकुमार जी, अगली राशि की तरफ बढ़ना होगा। देखिए, हमारे पास समय की भी कमी, हम चाहते हैं कि एक मिनट में आप संक्षेप में इसको बताएं। नंदिता जी, वृष राशि को लेकर आप क्या दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, वृषभ राशि वालों की बात करूं तो ग्रहण आपका असर करेगा आपके पंचम भाव में, और जब पंचम भाव में ग्रहण का असर होगा तो संतान पक्ष से संबंधित कष्ट हो सकते हैं। आपने प्रारब्ध में जो भी संचित अच्छे कर्म लेके आए हैं, शायद उसमें थोड़ा सा ग्रास लग जाए ग्रहण का, और जो मेहनत है वो आपको अधिक करनी पड़े। इंटरव्यू है, एग्ज़ाम्स कोई दे रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, थोड़ा कठिन समय रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सकारात्मक उसका ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो फोकस करिए, मेहनत करिए, आप जीवन में सफल होते जाएंगे। ग्रहण है तो असर दे ही रहा है, लेकिन और रोमांटिक लाइफ अगर आपकी है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपसी मतभेद हो सकते हैं। अब करना क्या है इस ग्रहण से? अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपने एक तो माता लक्ष्मी जी का पाठ करना है, ओम श्रीम श्रीये नमः, साधारण सा मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें, और साथ में कन्याओं को दही चीनी एक भोग के रूप में खिलाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, और जो भी ग्रहण से संबंधित नकारात्मकता है वो आपकी हट जाएगी। ठीक है, अगली राशि अरविंद शुक्ला जी आप बताएं, मिथुन राशि के विषय। देखिए, मिथुन राशि के ग्रहण ये जो लग रहा है चतुर्थ हाउस में लग रहा है, और चतुर्थ हाउस को जो है लग्जरी हाउस कहा गया है। चतुर्थ हाउस विशेष करके जो होता है भूमि, भवन, वाहन, माता आदि का जो है विशेष उससे अध्ययन किया जाता है। तो शुरुआत के आप जो है लगभग 15 दिन तो मान के चलें, लेकिन 1 सवा महीने तक कोई भूमि भवन का
ना आप जो है क्रय करें, ना विक्रय करें, ना ही उसका निर्माण करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ परिवार में थोड़ी सामंजस्य बना के रखें और अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि सम सप्तम योग भी बन रहा है। चतुर्थ में जो आपका ग्रहण पड़ रहा है, वहाँ से सूर्य ठीक सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर दशम में डाल रहा है और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रही। तो कर्म के क्षेत्र में भी आपको अपने आप में समर्पित रखना है, कर्म बड़ी ईमानदारी के साथ आपको करना है। अब आपको करना क्या है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। ग्रहण काल के टाइम पे इस मंत्र का जाप करें, और यदि ये मंत्र आपको बड़ा लगता है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपके लिए यह ग्रहण अच्छा होगा। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि। मनीषा जी, आप क्या कहना चाहेंगी कर्क राशि को लेकर? कैंसर यानी कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और इस दौरान हो सकता है कि कई लोगों को जो है वो कम्युनिकेशन गैप्स नज़र आए। आपके बात कहने का ढंग, या फिर आप कोई अफेंडेड जो है वो फील कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के इस दौरान जो है वो योग बनते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन के गलत होने के लिए चांसेस नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में समय जो है वो लग सकता है। ये समय जो है वो आपको पेशेंस सिखाएगा, और आपको पेशेंस जो है वो रखनी भी चाहिए। रिश्तों में तनाव ये लेकर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो है वो फोकस करने वाला समय है। ग्रहण का समय जब भी आता है तो फोकस हमसे सबसे पहले ज़रूरी होता है, और इस ग्रहण के इफेक्ट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा उपाय है। दूध का दान जो है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ने में अगर आप मदद कर सकें, या उन्हें स्टेशनरी या किताबें अगर दे सकें तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है, तो उपाय भी आपने बताया इसके प्रभाव को कम करने के लिए। शास्त्री जी, आपके पास आते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के ठीक द्वितीय भाव पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो बुद्ध्या प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनय गर्भिस्थित नीति संस्था, इस प्रकार के जो लोग हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा धन को संग्रह करेंगे। बुद्ध्या प्रबंधात्मज, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकती है। आत्मविद्या, यदि आप विद्यार्थी हैं जी, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा परीक्षा का परिणाम। विनय गर्भिस्थित नीति संस्था, यदि आप सिंह राशि की कन्या हैं, जातिका हैं और गर्भवती हैं, तो गर्भ स्थित नीति संस्था, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति में आपको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। ग्रहण के उपरांत आप हरी मूंग हरे वस्त्र में बांध करके किसी गणपति मंदिर में उसका दान करें, आपका कल्याण होगा। चलिए ठीक है, अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। नंदिता जी, कन्या राशि। देखिए, आपकी राशि में तो ऑलरेडी ग्रहण पड़ रहा है, और जो उत्तरा फागुनी नक्षत्र है, जैसे मैंने बोला सूर्य का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पे बुध आदित्य योग भी है और बुध अस्त है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, लेखन कार्य से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, फैशन इंडस्ट्री से संबंधित है, या किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट से संबंधित है, शेयर ट्रेडिंग आदि से संबंधित है। बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम से अचानक से कष्ट हो सकता है। क्रिएटिव वर्क्स में एक खलल पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। संयम से काम ले, क्योंकि मानसिक तनाव, क्योंकि आपके लग्न में पड़ रहा है ग्रहण, हो सकता है एक अंतर्द्वंद की स्थितियां यहाँ पे बनते हुए दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे एकदम से उत्तेजना में डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव लेके आएंगे। करना क्या है, आपने सबसे पहले तो 21 दुर्वा घास लेनी है, और गणपति जी को आपने उनको चढ़ाना है। तो आप उनके पेट को रब करके वहाँ पे दुर्वा घास अगर चिपका सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनके कान पे लगा दीजिए। दूसरा, गणेश मंत्र आप कोई पढ़ें, ओम गण गणपते नमः, बहुत सिंपल सा मंत्र, और साथ में भैरव साधना करें। लेकिन उससे भी सबसे बढ़िया यहाँ पे उपाय रहता है गणपति जी का। आप लक्ष्मी जी के साथ जब मंत्र पढ़ेंगे तो ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपका काफ़ी खत्म होगा। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ग्रहण सूर्य के नक्षत्र में पड़ रहा है, विष्णु भगवान का जितना स्मरण करेंगे। ठीक है, तो ग्रहण के प्रभाव को कम करने के भी उपाय आपने बताए। 6 राशियों के बारे में हमने आपसे समझा, आगे भी हम 6 राशियों के बारे में जानेंगे। लेकिन अब हम उस विषय की बात करते हैं जिसको लेकर हमारा चैनल अक्सर दर्शकों तक सारी जानकारी पहुंचाता है, और वो है क्या दुनिया में एक महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही। देखिए, सूर्य ग्रहण से पहले ही रूस और नाटो के बीच टेंशन चरम पर है, और किसी भी वक्त रूस और नाटो के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। सूर्य ग्रहण को ग्लोबल ग्रहण के तौर पर देखा भी जा रहा है, और ये तनाव जो है ये हर घंटे बढ़ रहा है। जब हम इस वक्त ये कार्यक्रम आपके सामने रख रहे हैं तब भी वॉर जोन में ये टेंशन बढ़ती जा रही है।
तो आप देखिए कि क्या साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो विश्व युद्ध 3 की आहट दे रहा है, यह सवाल उठ रहा है। तो देखिए रूस यूरोप के बीच इस वक्त टेंशन चरम पर है और किसी भी वक्त नाटो रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। सितंबर के आखिर तक महायुद्ध की आशंका बनी हुई है। पुतिन की जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। नाटो बॉर्डर पर परमाणु बम वर्षक यहां पर भेजे गए रूस की तरफ से और वहीं आर्कटिक से बेलारूस तक सैन्य किलेबंदी कर दी गई है। रैपिड वॉर ड्रिल, एक बहुत बड़ी वॉर ड्रिल रूस बेलारूस कर रहे हैं और उसमें एटमी हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इधर रूस पर हमले की भी स्थिति बनाई जा रही है नाटो के द्वारा। देखिए पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों की तैनाती की गई है। बेलारूस के पास बख्तरबंद वाहन, टैंक्स ये सभी डिप्लॉय कर दिए गए हैं और पोलैंड में हजारों नाटो सैनिकों की इस वक्त तैनाती है। डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना की यहां पर तैनाती कर दी गई है। बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो सवाल यही है कि ये जो सारी तैयारी दिख रही है, इस तैयारी के क्या हम संकेत समझे? शास्त्री जी, सवाल आप ही से है। स्थितियां तो बहुत ही विपरीत दिखाई दे रही हैं, एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ पूरा यूरोप। देखिए बहुत जन कल्याणकारी प्रश्न आपने किया है। ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण की बात हो चाहे सूर्य ग्रहण की बात हो, मैं आपका ध्यान सिद्धांत ज्योतिष की तरफ लेकर के जाता हूं। आप ये देखिए कि गोलाकार जो सूर्य का बिंब है उसका जो क्षेत्रफल है वह 6500 योजन है और पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, गोलाकार क्षेत्रफल है, और उसका क्षेत्रफल है 1600 योजन और चंद्रमा का क्षेत्रफल है 400, चंद्रमंडल का जो क्षेत्रफल है वह 480 योजन है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों को मिलाकर के ग्रहण की स्थिति बनती है। आप इस ग्रहण को ठीक से समझें गणित के माध्यम से। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो क्षेत्रफल है वह 360 अंश है और एक राशि 30 अंश की होती है। 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों को हम नाड़ी वृत्त कहते हैं। उस नाड़ी वृत्त या क्रांति वृत्त के बीच में पृथ्वी स्थित है। अब जब एक कोना, जिस प्रकार मैंने आपको पूर्व में बताया, लोहे के सरिया का जब एक कोना गर्म करता है लोहार, तो दूसरा कोना अपने आप गर्म हो जाता है। इस प्रकार से कोई भी देश, तो शास्त्री जी आप कह रहे हैं कि एक जगह अगर तनाव पैदा हो रहा है उसका प्रभाव दूसरी तरफ भी होगा। नंदिता जी, सवाल यही है कि कल तक जो ग्रहण होना है, कल तक क्या वाकई में स्थिति और आगे खराब होने वाली है? हर सेकेंड हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूरोप जल उठेगा। नंदिता, देखिए जंग, जब भी ग्रहण पड़ता है तो जंग की स्थितियां तो बनाता है, क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है, और हम कई वर्षों से इस बारे में शोध भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि ग्रहण का असर कैसे होता है। या तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, या सत्ता पलट होती है, या फिर युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, या शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है। अब आप देखें तो यहाँ पे सत्ता पलट के तो बहुत सारे नेपाल में हैं, उसमें हमने कहा था सोशल मीडिया में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से सत्ता पलट होगा, तो वैसे ही हुआ। आप जापान में देखें, फ्रांस में देखें, सत्ता पलट हुई। तो यूरोप में भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, ये चंद्र ग्रहण दिखा रहा था और उसके ऊपर उसके सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी पड़ना शुरू हो गया। तो आप ये देखें, युद्ध जैसी स्थितियां, ये मानसिक उद्वेग की स्थितियां दिसंबर तक का बहुत अधिक रहेंगी। हालांकि अभी मैं कहूँगी कि आने वाले 6 महीने अच्छे नहीं है, क्योंकि 2 और 3 मार्च को भी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये एक अच्छी स्थितियां नहीं दिखा रहा है, एक अशांति की स्थिति दिखा रहा है। लेकिन गुरु उच्च हो जाएगा अभी 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का। तो ये जो फेज है 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर के बीच में, यहाँ थोड़ा शांति बहाल हो सकती है, लेकिन टाइम सेंसिटिव है। अरविंद शुक्ला जी, अगर लीडर्स के वाइज बात करें, अगर नेताओं के संबंध में इस चीज को देखने समझने की कोशिश करें, तो आप कैसे देखते हैं? भाई, पुतिन की तरफ दुनिया की निगाहें, ट्रंप की स्थिति बड़ी अस्थिर सी है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दुनिया को कहां ले जाएंगे पता नहीं चल पा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन बड़े नेताओं को ग्रहों की दृष्टि से और ग्रहण की दृष्टि से? देखिए, ऐसा है कि ग्रहण तो किसी भी स्थिति में अच्छा होता नहीं है। बात आपने कही नेताओं के लिए, तो सूर्य तो नेताओं का ही कारक है और ये पूरा भूमंडल संसार इन 2 ग्रहों पे ज़्यादा आधारित है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता, चित्त चिंतन का कारक है। तो व्यक्ति जब भी कोई निर्णय लेता है, आत्मा से और मन मस्तिष्क से निर्णय लेता है। तो जब सूर्य जो है के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा जो है राजनेता निर्णय आवेश में, जोश में आके लेगा और वह लिया हुआ निर्णय पूरे विश्व के लिए हानिकारक रहेगा।
और जिस कंट्री में जो नेता निर्णय लेगा उसके लिए तो विशेष हानिकारक रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व स्तर में लेकिन मैं सीधे पड़ेगा। पूछूं कि किस नेता के ऐसे निर्णय की ज्यादा प्रबल संभावनाएं आपको दिख रही? नहीं, किसी एक नेता के विषय में नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्रहण एक जगह नहीं पड़ रहा है, कई कंट्रियों में पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव किसी भी कंट्री के नेता के ऊपर जो है ऐसा स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। जी। कारण यह है कि सूर्य आत्मा का कारक है, तो जो मनोभाव उत्पन्न होंगे, आवेश और जोश जो आएगा, उसमें जो है गंभीरता धैर्यता नहीं रहेगी, इसलिए ऐसा होगा। तो आप मानते हैं कि कोई निर्णय ऐसा हो सकता है? मनीषा जी, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या शांति की भी कहीं कोई गुंजाइश है, या फिर ये जो तनाव हम देख रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि आने वाले कई महीनों या सालों तक ये स्थिति बनी रहेगी? सालों हो गए, जंग चल रही है यूरोप में। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसी साल की बात करें तो इस साल हमें युद्ध जो है वो कई मायनों में, कई तरीके से जो है वो नज़र आया है। और ये सिर्फ, अब हम समझें, अगर 2025 का नंबर जो है वो नंबर 9 आता है, जो मार्स का नंबर है। मार्स को एस्ट्रोलॉजी की प्लानिटरी कैबिनेट में सेनापति कहा जाता है, वॉरियर कहा जाता है। अब ये वॉर सिर्फ आर्म्स और अम्यूनेशंस वाली नहीं है, ये बम गोले बारूद वाली नहीं है। अगर हम देखें तो टैरिफ और ट्रेड वॉर्स जो है इस दौरान हमें नजर आई। उसके अलावा टेक वॉर्स जो है हमें नजर आई, AI, सेमीकंडक्टर, 5G, स्पेस टेक, जो लीड करेगा, ये एक रेस जो है वो चल रही है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और नैरेटिव्स की वॉर चल रही है। आप देखिए, सोशल मीडिया पर माइंड वॉर चल रही है, आपके ओपिनियंस को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ साथ साइबर वॉर्स चल रही हैं, जहाँ पे हैकिंग कहें, डेटा से जुड़ी हुई हमें टेंशन्स हैं। और उसको अगर हटा भी दें तो ये क्लाइमेट वॉर्स जो हैं, जो चल रही हैं, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, और सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि आसपास आप देखें तो इसके अलावा अगर ये भी छूट जाए तो कहीं ना कहीं कल्चरल वॉर्स, जहाँ बिलीफ सिस्टम्स को जो है वो, यानी आप कह रहे हैं कि एक टकराव की स्थिति तो दिख रही है और कई लेवल्स पे दिख रही है। और अब एक टकराव की और बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर भी ग्रहण लग गया है? क्योंकि यह ग्रहण कुछ अलग सा है। और देखिए किस तरीके से रात 10:59 पर सूर्य ग्रहण लगेगा, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होना है उस वक्त निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुका होगा। भारत पाक मैच में फैसले का वक्त होगा, वो किसी भी वक्त मैच का फैसला आ सकता है। पाकिस्तानी टीम पर पहली हार का दबाव तो है ही, सूर्य ग्रहण के असर से पाकिस्तान के बाहर होने की भी संभावना है। तो सवाल यही है कि क्या इसके नतीजे भी इन चीजों से प्रभावित होंगे? जो ऊर्जा होगी भारत के खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शास्त्री जी, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? क्योंकि दुनिया की तो निगाहें हैं ही, पहले से क्या माहौल है आप सब, हम सभी जानते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखिए, पाकिस्तान की यदि हम नाम के, क्योंकि एक होता है जन्म नाम और एक होता है प्रसिद्ध नाम। प्रसिद्ध नाम की स्थिति से, और उसका जन्म नाम भी पाकिस्तान है और प्रसिद्ध नाम भी, दोनों ही नाम पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से कन्या राशि बनती है, कन्या राशि पर ही सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है। और इससे पहले चंद्रमा की जो कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण रहा, उसका भी 6 राशि का अंतर करके पाकिस्तान को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं खिलाड़ियों की बात तो मैं चाहता हूं कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उस पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का कुछ भी हो सकता है, भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसी स्थिति में देखिए, चूंकि दोनों ग्रहण का योग मिलाकर के मार्केस योग बन रहा है, या तो वह देश छोड़ने की स्थिति भी बन सकती है, अथवा उनको किसी प्रकार से असाध्य दुर्घटना, शारीरिक दुर्घटना का, मानसिक या शारीरिक दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यानी मुनीर के मन में हलचल पैदा कर सकती है ये बातें, अगर वो आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। नंदिता जी, आप कैसे देखती हैं? क्या शास्त्री जी की बातों में दम नजर आता? और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो ये मैच होने वाला, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि टाइमिंग हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, एग्जैक्टली वही समय है जब इस मैच का निर्णय आने वाला होगा। देखिए, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, ईयर एंडर के आप ही के शो में मैंने बोला था कि इस वर्ष पाकिस्तान को एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत मिलेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे उनकी स्थिति बेहतर होती जाएगी, और वैसे ही कुछ हुआ भी। लेकिन अभी जैसे शास्त्री जी ने बोला कि पाकिस्तान में मुनीर साहब की अगर हम बात करें तो उनके
नाम राशि से अगर मैं देखूं सेकंड हाउस में ग्रहण की स्थिति बनती है तो उनकी वाक्पटुता में प्रश्न चिन्ह लग सकता है, कहीं पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझ दूसरे लोग कुछ और रहे हैं, उस तरह की स्थितियां रहेंगी, कुछ इकोनॉमी को लेकर के कष्ट हो सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका मुझे लगता है कि सभी भारतीय भी इंतज़ार करते हैं, भारत पाक मैच की स्थिति क्या रहेगी, जो आप पूछ रहे थे। आप देखिए कि दोनों में ही जो कैप्टन है, दोनों की ही राशि एक ही है और दोनों की राशि एक होने की वजह से थोड़ा सा असमंजस की स्थितियां दोनों में रहेंगी। एक थोड़ा सा टफ पैरेलल मैच चलेगा, लेकिन क्योंकि अगर बर्थ डेट्स के हिसाब से देखें तो एनीवे भारत का लग्न वृषभ लग्न है, पाकिस्तान का मेष लग्न है, तो वृषभ लग्न को एनीवे कहीं पे बहुत ज़्यादा बल मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है और मुझे लगता है कि भारत ये अंततोगत्वा ये मैच हमारे हाथ आएगा, भारत जीतेगा। भारत के पक्ष में नतीजा होगा। रविंद्र शुक्ला जी, आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि जैसा शास्त्री जी ने कहा उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यह ग्रहण लग ही रहा है कन्या राशि पे और पाकिस्तान की कन्या राशि है। बात करें खेल की, उस टाइम पे जो निर्णय और डिसीजन आने हैं, तो जब पीड़ित अवस्था में वो ग्रह है और पीड़ित अवस्था में वह राशि है, तो ऐसे में मैच का जो एक स्थिति बनेगी, जो उसकी एक पोजीशन बनेगी, वो तो टक्कर की स्थिति बनेगी, लेकिन उसमें जीत जो है भारत की होना काफ़ी हद तक सुनिश्चित है। अभी मानते हैं कि भारत की जीत होगी। मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बारीकी से इस पर्टिकुलर मैच को तो नहीं एनालाइज किया, पर अभी जब भारत की मंगल की बादशाह शुरू हुई थी तो मैंने एक वीडियो ज़रूर किया था कि जिसमें अब जो हमारा समय है वो हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। काफ़ी जो ये इन 7 सालों में हम एक रिकॉर्ड एक तरीके से कायम कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा विक्ट्री हमें नज़र आएगी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कल जो ये मैच है इसमें भारत जो है वो ज़रूर जीतेगा। बिल्कुल, आपने भी प्रेडिक्ट किया, तो सब उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है वैसा ही प्रदर्शन करे। लेकिन नंदिता जी, एक सवाल ये भी है कि नवरात्र शुरू होने से पहले ही ये ग्रहण हो रहा है, इसको हम कैसे देखें, इसके प्रभाव को किस तरीके से आप देख रही हैं, दर्शकों को क्या समझाना चाहिए? देखिए, नहीं, नवरात्र शुरू होने से पहले ग्रहण तो हो रहा है। भारत में विशेषकर अगर देखा जाए तो स्थिति, क्योंकि सूतक जो होता है ग्रहण का, या जो ग्रहण की स्थिति होती है, ग्रहण की समाप्ति के बाद खत्म हो जाता है सूतक। तो नवरात्रि जो शुरू होगी वो शुद्ध होगी। माता रानी इस वर्ष जो है एक एक्स्ट्रा नवरात्र पड़ रहा है, तो वृद्धि के योग हैं, बहुत अच्छी स्थिति बताता है जब ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के माँ का पूजन करिए। हाथी पे सवार होकर माँ आ रही हैं, यानी कि बहुत कुछ अच्छी संभावनाएं लेके आ रही हैं, धन धान्य की वृद्धि लेकर के आ रही हैं। ये नवरात्रि बहुत शुभ है और इस नवरात्रि में यानी कि ग्रहण का भी कोई अगर नकारात्मक या प्रतिकूल असर है तो आप नवरात्रि में देवी की पूजा अर्चना करके और स्पेशली अपनी राशि के अनुसार दान पुण्य अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा और माँ की सेवा में जितना जाएंगे माँ प्रसन्न होकर आप। और शास्त्री जी, कोई मंत्र आप दर्शकों को बताना चाहें इस अवधि के लिए? देखिए, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम भुषुंडीम शिरः शंखम संददतीम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृता भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, यह तीनों का चूँकि नवरात्रे आ रहे हैं, नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह देवी का नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला में अथवा लाल चंदन की माला में लाल आसन अथवा पीले आसन पर बैठकर जाप करें। यह ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसमें देवी की तीनों ही शक्तियां समाहित हैं। समस्त जगत का कल्याण अवश्य होगा। अरविंद जी, आप कोई सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? नवरात्र आने के वक्त वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे विशेष कृपा हो उनको? जी, देखिए, भगवती का आगमन जो हुआ है वो गज पे हुआ है। गज अर्थात विशेष लक्ष्मी की कृपा, गज अर्थात विशेष जो है हर तरह की जो है शुभता की कृपा, विघ्नहर्ता जिसको कहते हैं। गज माने विघ्नहर्ता, हर तरह के विघ्न का हरण होगा। लेकिन माँ जो है श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के लिए यदि कोई करे तो एक मंत्र बड़ा विशिष्ट है, शरणागत दीनार्था परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, या कालभ्राभां कटाक्षै ररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी। हर कामना, हर मनोकामना, हर चीज़ आपकी जो है सिद्ध होगी और वह फलीभूत होगी यदि इस मंत्र का आप जो है या इस ध्यान को आप पढ़ते हैं
और उसमें आप जो है दिशा का ध्यान रखेंगे कि यदि ईशान कोण या उत्तर पूरब लेते हैं तो और अच्छी तरह से यह मंत्र आपको फलीभूत हो। ठीक है मनीषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को, कुछ ऐसा विशेष वो कर सकें कि इस नवरात्र में वो? जी बिल्कुल। देखिए, नवरात्रा जब भी बढ़कर आता है तो आपके लिए खुशियाँ समृद्धि लेकर आता है, और इस समय को जो है हमें ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन 9 दिनों में आप श्री दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। बहुत आसान पाठ होता है। एक स्थान पर बैठ के, लाल रंग के आसन पर अगर आप बैठ जाते हैं, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करते हुए अगर आप करते हैं, माँ दुर्गा के सामने बैठकर अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा। किसी भी प्रकार का डर या आपको लगता है कि भी मुझे किसी चीज से जो है वो टेंशन चल रही थी, तो ये दूर होगी। चलिए अब राशियों की तरफ लौटते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे। तुला राशि है अगली राशि। 6 राशियां हम बता चुके हैं, बाकी की 6 राशियां। तो तुला राशि को लेकर आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? देखिए, तुला राशि जिनकी है उनके ग्रहण ये 12वें भाव में पड़ रहा है, और कहते हैं रविर द्वादशे नेत्र दोषम करोति। उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखना है, अपने नेत्रों का ध्यान रखना है। जहाँ ये ग्रहण पड़ रहा है विदेशों में, वहाँ रह रहे व्यक्ति जो है सूर्य ग्रहण को, सूर्य को तो वैसे भी खुली आंखों से नहीं देखते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के टाइम पे वो बाहर बिल्कुल ना निकलें और ना ही सूर्य की तरफ वो देखने की कोई प्रयास करें। एक तो ये। दूसरा, आपको सूर्य का उपाय जो सर्वोत्तम करना है, तांबे के पात्र में गुलाब का फूल और गंगा जल डाल के, और यह आप जो है सूर्य मंत्र के द्वारा अर्घ्य देंगे। कब? जब सूर्य का मोक्ष काल हो जाएगा और जिस टाइम पे ग्रहण चल रहा है उस टाइम पे हो सके तो आप सूर्य के इस मंत्र का ओम घृं घृणी सूर्याय नमः या आ कृष्णे नाराजसा वर्तमानो निवेशायन नमृतम मर्त्यंचा हिरण्यये न सविता रथे न देवो जाति भुवना निपस्यन्ना, इस मंत्र का जाप करें। लेकिन इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि आपकी यदि चक्षु सुरक्षित है तो समझ लीजिए कि एक आपकी इंद्री जो है परिपूर्ण है। मनीषा जी, अगली राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी सलाह क्या है? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वालों को थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। भले वो प्रॉफिट्स हों, अपने रिश्ते हों, अपने सोशल सर्कल से एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने जॉब में एक्सपेक्टेशंस हैं, इस समय थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स पर काम करना है। खासकर ये समय जो है वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर आ सकता है। इस दौरान अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, अपने शब्दों का जो सिलेक्शन है वो बहुत केयरफुली करना है ताकि हम किसी को ऑफेंड ना करें। उपाय आप इस दौरान क्या कर सकते हैं? किसी ज़रूरतमंद को अगर कम से कम एक टाइम का भरपेट भोजन आप करवा दें तो काफ़ी शुभ रहेगा। आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को लाल रंग के कपड़े का दान भी कर सकते हैं। चलिए अगली राशि का हाल भी देखें, समझे। धनु राशि। शास्त्री जी, धनु राशि वालों के लिए आपकी क्या सलाह है? क्या करें, क्या ना करें? देखिए, धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि से 9वें भाव पर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, और 9वां भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इसे त्रिकोण भाव भी कहते हैं और भाग्य भाव भी कहते हैं। तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा भाग्य एव करोति बलाबलम। भाग्य ही मनुष्य को बलवान और कमजोर करता है। भाग्य भाव पर बैठा हुआ सूर्य चूंकि ग्रहों का राजा है, यद्यपि वह राहु इत्यादि पापक ग्रहों से पीड़ित है, तथापि यदि आपके पुराने रुके हुए कार्य हैं उनके पूर्ण होने की संभावना बन रही है। यदि आप समुद्र पार यात्रा करना चाहते हैं, थोड़े दिन अभी आपको उसको टाल देना चाहिए। कोई बड़े कार्य में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो परिश्रम आपको और अधिक, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उससे और अधिक करने की आवश्यकता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप विद्यार्थी हैं तो देवी सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं नमः। इस एकाक्षरी मंत्र का जाप करें। सफेद वस्त्रों को अधिक पहनने की आदत डालें, आपका कल्याण। तो विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण सलाह आपने दी। मकर राशि अगली राशि। नंदिता जी, क्या कहना चाहेंगे? मकर राशियों के वालों के 9वें भाव में आपका ग्रहण का असर पड़ रहा है। अब 9वें भाव में ग्रहण का असर पड़ रहा है तो पिता के साथ बना के रहिए, क्योंकि पिता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य भी पिता के कारक होते हैं। आपके जो पितृ हैं, इस समय कल सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो आप पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करिए। तो आप देखेंगे जीवन में जो भी एक
मेहनत ज़्यादा लग रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त होने लगेगी। एक पॉजिटिव एनर्जी से आप गिरना शुरू हो जाएंगे। जो भी यात्राएं हैं उन यात्राओं को इस समय थोड़ा सा 15 दिन एटलीस्ट टाल दें तो बेहतर रहेगा। आपने करना क्या है, एक तो सूर्य मंत्र पढ़ें, ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम ध्वांतारी सर्पाब्धनम प्राणतो अस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का जप आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशंस लेकर आएगा। दूसरा आपने क्या करना है, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, उसके स्वामी होते हैं आर्यमन। आप आर्यमन की पूजा करिए। जो आदित्य हैं, 12 आदित्य, उनमें से एक आर्यमन है, आप उनकी पूजा करें। और नंदी जो होते हैं शिव जी के पास, आप नंदी के कान में जाके, पहले तो शिव जी को जैसे आपने शिवालय में जाके दूध आदि चढ़ाया, नंदी के कान में जाके अपनी विशेष जरूर फुसफुसाएं, ठीक है, और उनसे आशीर्वाद मांगे। बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। जो भी है आपका नेगेटिव प्रभाव है सब खत्म हो जाएगा और ग्रहण का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर ये उपाय करते हैं। और बेन जी, अब कुंभ राशि है, अगली राशि क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुंभ राशि वालों की जो ग्रहण पड़ रहा है वो अष्टम हाउस में पड़ रहा है, और अष्टम हाउस जो होता है वो है रोग और अत्यधिक जो है, जिसको कहा जाए कि मार्केश का मेन स्थान अष्टम होता है, मृत्यु का होता है। तो खास करके जो कुंभ राशि वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही सचेत और सावधान रहेंगे। इस ग्रहण काल में यदि हो सके तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो है किसी भी छोटे मंत्र का, भगवान शिव के अन्य कोई मंत्र का, या फिर हो सके तो उस टाइम पे आप ग्रहण बेशक जो है क्या नाम से सूर्य पे है, लेकिन उस टाइम पे आप चाहो तो शनि मंत्र का भी जाप कर सकते हो। जैसे शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तुना। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी राशि पे 7.5 भी है और ग्रहण भी आपके अष्टम हाउस में लग रहा है, इसलिए आपको जो है अत्यधिक अपने स्वास्थ्य को लेकर के कामना करनी है। स्वास्थ्य के प्रति, और स्वास्थ्य के लिए यदि आपको कोई जीवन दान दे सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है। और अब मीन राशि की बारी है, मनीषा जी। स्पाइसेस यानी मीन राशि के लिए ये ग्रहण जो है वो सप्तम स्थान पर लग रहा है, इसलिए आपको अपने पार्टनरशिप, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी तरफ खास अटेंशन देने की ज़रूरत है। इवन आपकी मैरिटल ज़िंदगी की ओर अब आपको क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए ताकि रिश्तों में तनाव जो है वो कम हो सके। रिटेलर्स के लिए या शॉपकीपर्स के लिए ये समा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, इसलिए नई स्ट्रैटेजीज़ पर आपको काम करना पड़ सकता है। इन सारे इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए 2 आसान से उपाय आप कर सकते हैं। एक तो रोज़ाना माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें, और दूसरा किसी ज़रूरतमंद को अगर आप केसर की दाल चने की दाल, केसर और हल्दी अगर दे सकें तो काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये हमने अलग अलग राशियों के बारे में आप सभी से समझा, 12 राशियां, किसको क्या करना चाहिए और किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लगातार सूर्य ग्रहण के बारे में आपको बता भी रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण ये क्यों खास है ये भी आपको बता दें। देखिए, साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है ये, और 21 सितंबर 2025 की रात सूर्य ग्रहण लगेगा। रात 10:59 से सुबह 3:23 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा, और सूर्य ग्रहण का कुल समय 4 घंटे 24 मिनट रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ये हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये भारत में तो नहीं दिखाई देगा, भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, जैसा कि हमारे मेहमान भी लगातार आपको बता रहे हैं, और न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में ये दिखाई देगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में भी ये दिखेगा, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि भारत में ये नजर नहीं आएगा। तो कई सारे सवाल हमारे दर्शकों के भी मन में होंगे शास्त्री जी, कि फिर हम क्यों इसकी चिंता करें, जब ये ना हमारे यहाँ लगना है, ना दिखना है, ना सूतक, तो फिर हम क्यों चिंता करें? देखिए, ग्रहण का प्रभाव जहाँ लगता है केवल वही नहीं होता है। ग्रहण का प्रभाव पूरी प्रकृति को प्रभावित करता है। जहाँ वह प्रभावित करता है, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया कि सचराचरस्य जगतो योगई रेभी प्रकीर्तयते प्रसवा, पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड, छोटी से छोटी वस्तु भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होती है। येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। यहाँ तक कि जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी ग्रहण से प्रभावित होते हैं। तो मतलब सूतक ना लगने के कारण उसके नियम हमारे पर लागू नहीं होंगे, लेकिन हाँ, राशियों से प्रभाव के कारण पूरे
12 राशियों के मध्य में पृथ्वी स्थित है, ठीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी ठीक है, के जीव नंदिता जी, जंतुओं को प्रभावित करे। सवाल यह है कि वाकई में हमको कुछ चीजें करने की जरूरत है इस दौरान, या फिर निश्चिंत रहें भारत के लोग, भारत भूभाग पे रहने वाले लोग? बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि देखिए ग्रहण जो होता है ना, शास्त्र अनुसार जो बात होती है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक का ग्रहण हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे उसका सूतक नहीं लगता, उसको मान्य नहीं होता उस जगह पे, उस स्थान पर। तो स्थान काल दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में क्योंकि ये दृश्य नहीं है तो भारत में सूतक नहीं लगेगा, और आप अपना पितृ कार्य जो है अमावस्या के दिन आप कुतुब मुहूर्त में आराम से कर सकते हैं, दान आदि आप करें, नवरात्रि आराम से बनाएं। लेकिन ये जो हमने जितने भी अभी फल आपको बताए राशि अनुसार वगैरह, आप अगर जितने भारतीय हैं न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इन सारे एरियाज में हैं, उनके लिए विशेष रहेगा। समय की कमी है, 30 सेकंड है ही समय है। अरविंद जी जल्दी से आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ग्रहण ये सत्य है कि भारत में नहीं लग रहा ना, भारत में किसी प्रकार का आपका जो है सूतक या ग्रहण काल कोई मान नहीं होगा। जैसे रूटीन में जो है मंदिर खुलते थे वैसे खुलेंगे, जैसी पूजा होती थी वैसे पूजा होंगे। उस दिन सर्व पितृ विसर्जन आप बड़े जो है तो हर्ष उल्लास के साथ करें। लेकिन ये जो सारी ग्रहण की बातें बताई हैं, जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं या जो भारतीय नहीं है विदेशी हैं, यानी वो जरूर इन नियमों का पालन करें। जहां पर सूर्य ग्रहण है उसका तो वो ध्यान रखें। मनीषा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी 30 सेकंड हमारे पास बचा। जी बिल्कुल, ग्रहण भले ही भारत में नहीं नजर आ रहा है लेकिन सूर्य को तो लग रहा है, और सूर्य आपके लिए, मेरे लिए, हम सबकी कुंडली में विराजमान है। इनफैक्ट सन को जो है वो सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इससे डरने की बजाय इसे एक खगोलीय घटना ही है, लेकिन इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लें जहां हम फोकस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। ऑर्डिनरी डे विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का विस्तार से ग्रहण के प्रभाव और उसके वैश्विक असर को बताने के लिए। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी राशियों के हिसाब से उनको सलाह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।